मैं डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन यहाँ आए हुए सभी साहित्यकारों एवं रंगकर्मियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस घाटशिला की पावन धरती पर उन्हें आने के लिए धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ नमन भी करती हूँ। ये तीसरा सत्र हमारा आदिवासी अस्मिता के सवाल, संघर्ष और आदिवासी कविताएं। यह एक आदिवासी कविता पाठ सह परिचर्चा है। क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ तो हो सकता है ये संचालन मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे श्री महादेव टोपो जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। और इस सत्र में भाग लेने वाले लेखक हैं डॉक्टर जमुना बिनी, जसिंता किरकेट्टा, श्री अनुज लुगुन, नीतिशा खालको जी, श्याम सी टुडू जी, चंद्रमोहन किस्कू जी। आप सभी साहित्यकारों से आग्रह है कि मंच पे आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। कहना चाहूँगी जसिंता किरकेट्टा जी। जसिंता किरकेट्टा जी एक प्रतिभाशाली लेखिका, कवि एवं पत्रकार हैं जो आदिवासी समस्याओं पर लिखती बोलती रही हैं। मूलतः ये हिंदी की लेखिका हैं, परंतु इनकी कविताएं कई देशी तथा विदेशी भाषाओं की हैं। यही वजह है कि इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इनकी लेक्चर्स की मांग होती रहती है। जसिंता जी को अब तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें वी शंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार, झारखंड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम, AIPP थाईलैंड का इंडिजिनस वॉइस ऑफ एशिया का रिकॉग्निशन अवार्ड, छोटा नागपुर शहर शामिल हैं। उनकी कविताओं का पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, असमिया, कन्नड़, तमिल, संथाली सहित कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी लेख कई पत्रों में छपते रहे हैं। इनकी अभी तक की रचनाएं जो काफ़ी फेमस हुई हैं वो हैं अंगोर तथा जड़ों की ज़मीन। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगी जसिंता किरकेट्टा जी को। थोड़ा सटा दीजिए वो, ये मैं थोड़ा सा सटा दीजिए, चेहरा ढक जा रहा है। बस 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 बस। राष्ट्रवाद। जब मेरा पड़ोसी मेरे खून का प्यासा हो। छोटी सी कविता के साथ आप सभी को झारखंडी जोहार। और मैं अपनी छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगी क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग हैं। जहाँ कुछ नहीं पहुँचता, पहाड़ पर लोग पहाड़ का पानी पीते हैं, सरकार का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता। मातृभाषा में कोई स्कूल नहीं पहुँचता, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पहुँचता, बिजली नहीं पहुँचती, इंटरनेट नहीं पहुँचता, वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता। साहब, जहाँ कुछ नहीं पहुँचता वहाँ धर्म और गाय के नाम पर आदमी की हत्या के लिए इतना जहर कैसे पहुँचता है? क्यों काटे जाते हैं पेड़? वे पेड़ों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। वे पेड़ों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, पर अपनी जमीन से उखड़कर पेड़ क्या मुख्य धारा में कभी आते हैं? बस इसलिए काट दिए जाते हैं।
ओ शहर, भागते हुए छोड़कर अपना घर, भागते हुए छोड़कर अपना घर, पुआल, मिट्टी और खपरे पूछते हैं अक्सर, ओ शहर, क्या तुम कभी उजड़ते हो किसी विकास के नाम पर? पहाड़ों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए जो अपना ईमान बेचते हैं, वे क्या समझेंगे पहाड़ों के लिए कुछ लोग क्यों अपनी जान देते हैं। सच बोलती सड़कें, ओह क्या तुम नहीं देख सकते, चौड़ी सड़कों के लिए हजारों पेड़ दे रहे हैं अपनी कुर्बानी। क्या अब भी चाहिए तुम्हें विकास की कोई परिभाषा? नई सड़कें बतलाती हैं विकास के नाम पर ही उखाड़ी जा सकती है जड़ें पेड़ और आदमी दोनों की। हथियार, वे हथियार उठाए आते हैं और जंगल के आदमी से कहते हैं अपने हथियार डाल दो। वे हथियार उठाए आते हैं और जंगल के आदमी से कहते हैं अपने हथियार डाल दो। कहता है जंगल का आदमी, हाथ में हथियार लेकर निहत्थों से डरे हुए लोग, तुम्हारे हाथ में जब तक हथियार है, मेरी पीठ पर लटका मेरा धनुष मुझसे अलग नहीं हो सकता। तलवार में तब्दील होता आदमी, तलवार में तेजी से तब्दील किए जा रहे हैं आदमी, और धरती से सारी छोटी सुइयां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। तलवार में तब्दील होता आदमी काट सकता है आदमी का ही गला, धरती, देश, जानवर, स्त्री के बहाने, पर इस धरती को चाहिए छोटी छोटी हजारों सुइयां, उन्हें संभल कर पकड़ने वाले कोमल हाथ, महीन छिद्रों को देख लेने वाली दृष्टि, जो चिथड़े हो रहे सभ्यता के कपड़ों को फिर से सिल सके और बचा सके धरती पर धरती की इज्जत। कितना समय है बताइए। अच्छा, पहाड़ और पहरेदार, पहाड़ के पहरेदार जन्म से पहाड़ को जानते हैं, सूंघकर जंगल की गंध बताते हैं, नाड़ी छूकर उसकी देह का ताप और उसके चेहरे के बदलते रंग बताते हैं। पहाड़ों, पेड़ों, झरनों, यहाँ तक कि मिट्टी के नीचे दबे कंदमूल के नाम जानते हैं। वे पहाड़ के सीने में दिल की तरह बसते हैं, जिनके धड़कने से पहाड़ बचे रहते हैं। पहाड़ों की उम्र क्या है पूछने पर वे क्या कहते हैं? उनका प्यार ही पहाड़ की उम्र है। यह प्यार उनके पुरखों के पुरखों के पुरखों से शुरू होता है। पहाड़ की नसों में पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ही प्यार खून की तरह बहता है, इसलिए पहाड़ सदियों तक जिंदा रहता है। पर एक दिन शहर के चौकीदार अपने मालिक का इशारा पाकर पहाड़ पर आते हैं और कई दिनों से भूखे खोजी कुत्ते की तरह पहाड़ पर अकेली घूमती स्त्री को देख लार टपकाते हैं। स्त्रियों को मांस का लोंधा समझने को अभिशप्त ये जंगल की स्त्रियों के मांस पर टूट पड़ते हैं और भोर उठकर पेड़ से शलक उतारने जा रहे उनके प्रेमियों को गोली मार देते हैं। ये शहर लौटकर गर्व से चिल्लाते हैं, देखो जंगल से हम माओवादी मार कर आते हैं। ये पहाड़ पर अपने तमगे की तलाश में भटकते हैं और आदमियों का शिकार कर लौटने के बाद उनकी लाश बिछाकर शहर से सम्मान लेते हैं। ये कौन है? ये उस जमात के लोग हैं जो जानवरों का नाम लेकर सदियों से आदमियों को मारने के अभ्यस्त हैं। कागज के टुकड़ों के आगे जो मालिकों के इशारे पर जीवन भर नाचते हैं और अपने देह के भीतर अपनी आत्मा का मुंह कसकर पट्टियों से बांधते हैं। पहाड़ जानते हैं जीवित आत्माओं का संघर्ष आत्मा विहीन ऐसी लाशों से है जिन्होंने खुद को अनवरत बेचा है, जीवन को जुगाड़ ही देखा है, नौकरी करते हुए गुलामी कमाया है और ऊपर से आदेश आते ही हमेशा
पहाड़ की समृद्ध संस्कृति पर गोली चलाया है। ये पहाड़ के कभी नहीं हो सकते, ये पहाड़ के कभी नहीं थे, ना कभी हो सकेंगे। ऐसे लोगों से पहाड़ के लोग लड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि वे पहाड़ से प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद जलसीता जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री अनुज लुगुन जी को, उनके बारे में दो बातें। अनुज लुगुन जी हमारे झारखंड के उभरते हुए ओजस्वी युवा साहित्यकारों में से एक हैं। ये बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मुंडारी आदिवासी गीतों में आदिम आकांक्षाएं और जीवन राग पर शोध कार्य भी कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अनुज लुगुन जी को 2019 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन्हें बाघ और सुगना मुंडा की बेटी काव्य के लिए दिया गया है। इससे पहले भी इन्हें राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार 2009 तथा भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2011 मिला है। इनकी कविताएं आदिवासी उलगुलान, राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय जैसी क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं, जो कि इनकी रचनाओं के शीर्षक से ही पता चल जाता है, जैसे कि उलगुलान की औरतें, अघोषित उलगुलान इत्यादि। अब आप लोग भी उनकी कुछ कविताएं और वो कुछ परिचर्चा भी करेंगे, उन्हें सुनिए। अनुज लुगुन जी। नमस्कार, जोहार आप सबको। मैं दो कविताएं पढ़ूंगा। पहली कविता का शीर्षक है गोह की कविता। गोह शायद आप लोगों ने देखा होगा। गोह को हम लोग मुंडारी भाषा में तोरोट बोलते हैं। तोरोट ये एक शब्द आया है कविता में, इसलिए मैं इसका जिक्र कर देना चाहता हूँ। मुंडारी भाषा में हम लोग गोह को तोरोट कहते हैं। कविता छोटी छोटी टुकड़ियों में है। इसका पहला हिस्सा है, इसका नाम तोरोट भी है, शायद तुम इस नाम को नहीं जानते। मुंडा ऐसे ही कहते हैं गोह को अपनी भाषा में। इसका नाम तोरोट भी है, शायद तुम इस नाम को नहीं जानते। मुंडा ऐसे ही कहते हैं गोह को अपनी भाषा में। ऐसी ही कई भाषाएं हैं जिसमें गोह को कहा जाता है। इस तरह तुम कह सकते हो गोह एक नहीं, कई गोह हैं तुम्हारे ही आसपास। ऐसे ही कई भाषाएं हैं जिसमें गोह को कहा जाता है। इस तरह तुम कह सकते हो गोह एक नहीं है, कई गोह हैं तुम्हारे ही आसपास। लेकिन तुम कहते हो गोह विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन तुम कहते हो गोह विलुप्त हो रहे हैं। मुझे तुमसे इतना ही कहना है कि भाषाएं यूं ही नहीं मरती, एक गोह मरता है और एक भाषा मर जाती है। इसका दूसरा हिस्सा है, पुराने समय में जिनके राजा थे उनकी प्रजा कहती है गोह की कथा। वे कहते हैं गोह दीवारों से चिपक जाता है और उसकी पूंछ पकड़कर सैनिक किला भेज लेते हैं। पुराने समय में जिनके राजा थे उनकी प्रजा कहती है गोह की कथा। वे कहते हैं गोह दीवारों से चिपक जाता है और उसकी पूंछ पकड़कर उसके सैनिक किला भेज लेते हैं। पुराने समय की बात आज भी सच है। गोह अब भी हैं अपनी ताकत में पहले जैसे ही। उसकी पूंछ पकड़कर ही हमेशा होता है तख्ता पलट। सवाल यह है, गोह अब भी हैं, सवाल यह है कि तुम किला भेजना चाहते हो या नहीं। इसका एक तीसरा हिस्सा है,
एक गांव का नाम है गोह, यह बिहार में है। एक गांव का नाम है गोह, यह बिहार में है। 80 के दशक में जाओ उस गांव में, या 90 के दशक में, या आज़ादी के बाद किसी भी तारीख में तुम्हें दिखाई देंगी उजड़ी हुई झोपड़ियाँ, बिखरे हुए खेत, सड़कों पर चलते हुए मजदूर, जूतों में कील ठोकते मोची। या ऐसे ही कई कारीगरों को देख सकते हो। स्त्रियों के सिर से सरक रहे आंचल को देखकर तुम कह सकते हो गोह महज एक गांव का नाम नहीं है। स्त्रियों के सिर से सरक रहे आंचल को देखकर तुम कह सकते हो गोह महज एक गांव का नाम नहीं है। यह एक समाज है जिसका टोटेम गोह है, और गोह सदियों से उनके स्मृतियों में है, यानी कि वे अपना इतिहास जानते हैं, अपने पूर्वजों को पहचानते हैं, और ये कभी भी अपनी ऊंची आवाज़ में कह सकते हैं इनकलाब का नारा। अगला हिस्सा चौथा। तुम बहुत रोमानियत महसूस करते हो गोह को देखकर। गूगल तुम्हें बहुत सहजता के साथ दिखा देता है गोह की तस्वीर। तुम बहुत रोमानियत महसूस करते होगे एक गोह को देखकर। गूगल तुम्हें बहुत सहजता के साथ दिखा देता है गोह की तस्वीर, लेकिन क्या तुमने सचमुच गोह देखा है? लेकिन क्या तुमने सचमुच गोह देखा है? शायद तुमने गोह नहीं देखा। वह रेंगता हुआ निकलता है अपनी बाम्बी से, वह आराम तलब है बहुत। उसके यहाँ फ्रिज नहीं रहता, वह अपने खाने भर का जुटाता है, ना ही उसे अपने चलने को लेकर फिक्र होती है, और इसलिए उसे कभी मेट्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सोचो कितना हंसता होगा वह मेट्रो को देखकर। सोचो कितना हंसता होगा वह मेट्रो को देखकर। जरूर वह सोचता होगा इंसान रेंगने से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सके, और बढ़े भी तो लौटे गुफा की ही तरफ। तुमने सचमुच गोह नहीं देखा, वह तो तुम पर हंसता है। इसका आखिरी हिस्सा है। तुम कहते हो गोह तो गिरगिट प्रजाति के जीव हैं। तुम कहते हो गोह तो गिरगिट प्रजाति के जीव हैं। जीव विज्ञानियों से पूछो तो वे तुमको यही जवाब देंगे। लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि गोह रंग नहीं बदलते गिरगिटों की तरह। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि गोह रंग नहीं बदलते गिरगिटों की तरह। तुम नाहक गोह को बदनाम करते हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है, ना ही जीव विज्ञानियों की। यह तुम्हारे अभ्यास का हिस्सा बन गया है, चुनाव के दिनों में वोट डालते डालते। तो दूसरी कविता, मेरे नास्तिक होने का ब्यौरा। इसे हमारे समय में ही होना था। धर्म अपने निराकार रूप को छोड़ रहा था। जो निराकार थे वे दाढ़ियों, टीकों और जुबानों से अपना आकार गढ़ रहे थे। इसे हमारे समय में ही होना था। धर्म अपने निराकार रूप को छोड़ रहा था। जो निराकार थे वे दाढ़ियों, टीकों और जुबानों से अपना आकार गढ़ रहे थे। ईश्वर ने सबको अपनी अपनी मर्जी पर छोड़ दिया था। विज्ञान ने विनाश के सबसे घातक हथियार बना लिए थे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों पर उन्हीं हथियारों से हमले कर रहे थे। यह प्रेमचंद का समय नहीं था। यह प्रेमचंद का समय नहीं था, नहीं तो हामिद मेले से चिमटा की जगह राइफल क्यों उठा लाता? शंकर किसान के यहाँ पंडित तलवार लेकर क्यों पहुँचता? यह पहले से और निर्दयी होता समय था। गरीबों को धर्म ने बांट लिया था, और गरीबी धर्मशास्त्र में कहीं उद्धृत नहीं था, और जानवर ईश्वर तक पहुँचने के सबसे आसान प्रतीक बन गए थे। यह समय था विज्ञान से धर्म को व्याख्यायित करने का, फिर से पृथ्वी को सूरज से परिक्रमा कराने का, वैज्ञानिकों से पुष्पक विमान की प्रामाणिकता तय करने को कहा जा रहा था।
विश्वविद्यालयों को कहा गया था धर्म रक्षकों की सेना तैयार करने के लिए। कहीं कोई रंग उभरता था और धर्म रक्षक कब्जा करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। कलाकारों के कैनवास को बदरंग कह दिया गया। यह बच्चों के तुतलाने का सबसे भयावह समय था। यह बच्चों के तुतलाने का सबसे भयावह समय था। उन्हें रंगों से खेलने की पाबंदी थी। वे अपने मन की भाषा नहीं बोल सकते थे। उनका ईश्वर पहले से तय कर दिया गया था। यह मेरे नास्तिक होने का ब्यौरा था। मुझे ना श्लोक चाहिए थे, ना मंत्र, ना आयतें। मुझे कविता की ओर बढ़ना था और कविता ने कहा, आओ चलें फिर से उल्टी धारा में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनूप लुगुन जी। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगी डॉक्टर जमुना बिनी जी को। डॉक्टर जमुना बिनी सदर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हिंदी विभाग में प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। उनकी पहली किताब दो रंग पुरुष भारत के कर्नाटक के नाटकों का एक शोधपरक तुलनात्मक अध्ययन है। उनकी दूसरी पुस्तक जब आदिवासी गाता है एक काव्य संग्रह है, जिसमें कवयित्री ने बड़ी ही सरलता से हम आदिवासियों के आज के वैश्वीकरण और पुरानी सांस्कृतिक विरासत के बीच के द्वंद्व को उभारा है। अब आपके सामने आ रही हैं डॉक्टर जमुना बिनी सदर जी। आप सभी को नमस्कार। मैं देख रही हूँ कवि मित्र राजकिशोर राजन जी उपस्थित हैं। महादेव तोपू जी की अध्यक्षता में ये मैं बहुत गदगद महसूस कर रही हूँ। इस सत्र को लेकर थोड़ा ये कहा कि मुझे एक उलझन है। मैंने सोचा कि परिचर्चा भी है, तो मैं बहुत दूर से अपनी बात भी कहने आई थी। देख रहे हैं कि केवल काव्य, तो मैं अभी केवल काव्य पाठ, इसके बाद परिचर्चा। कविता पाठ के लिए जब कहा जाता है तो मैं उलझन में पड़ जाती हूँ कि कौन से पढ़ूं। थोड़ा क्षमा करें। दो कविता पढ़ती हूँ। पहला शीर्षक है तथाकथित। पहली कविता का शीर्षक तथाकथित। कविता इस प्रकार है। भगत सिंह सुखदेव को हम जानते हैं, भगत सिंह सुखदेव को हम जानते हैं, पर क्या मातमुर जामो मोजी रिबा का नाम सुना तुमने कभी? पर क्या मातमुर जामो मोजी रिबा का नाम सुना तुमने कभी? ये अरुणाचली स्वतंत्रता सेनानी है। फुटनोट में दिया है, जो कि मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ। हमें पता है गाय तुम्हारे लिए महज एक पशु नहीं है। हमें पता है गाय तुम्हारे लिए महज एक पशु नहीं, एक जीवित श्रद्धापूरित संपत्ति है। एक जीवित, महज एक पशु नहीं, एक जीवित श्रद्धापूरित संपत्ति है। लेकिन मिथुन किस पशु का नाम है ये तुम नहीं जानते। मिथुन बैंस की प्रजाति का पशु है, जिसका अरुणाचली समाज में, केवल अरुणाचली समाज नहीं कहेंगे बल्कि जो पूर्वोत्तर है, अंटायर जो नॉर्थ ईस्ट है, जो पूर्वोत्तर का समाज है, वहाँ इसका सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व है। मैं फिर से पढ़ती हूँ पंक्तियाँ। हमें पता है गाय तुम्हारे लिए महज एक पशु नहीं,
एक जीवित श्रद्धापूर्वक संपत्ति है, लेकिन मिथुन किस पशु का नाम है ये तुम नहीं जानते। हमने अपना लिया तुम्हारा पहनावा, खान पान, बोली। सवाल ये है तुमने हमें कितना अपनाया। हमारे ऊपर बहुत कुछ और बहुत सारा, हमारे ऊपर बहुत कुछ और बहुत सारा लिखा तुमने। कितना अंतर तुम्हारी और हमारी लेखनी में, कितना अंतर तुम्हारी और हमारी लेखनी में। तुम्हारा लेखन सहानुभूति से भरा, तुम्हारा लेखन सहानुभूति से भरा, और हमारा लेखन आत्मसम्मान से मदमाता, और हमारा लेखन आत्मसम्मान से मदमाता। ये पहली कविता। दूसरी कविता का शीर्षक है परी कथा। कविता इस प्रकार है। मटमेली शाम की धुंधवाती रोशनी में एक और बुरी खबर मिली। वो नहीं लौटी उसकी खामोशी, उसकी सिसकियाँ। कुछ दिन पहले सरकार आयोजित तामझाम तिमताम भरे जोग मेला में कई घरों की बेटियां चुनी गई। बेहतर कल की कल्पना के परों पर सवार ये परियां दूर अजनबी जगहों को उड़ गई। पर जैसे होता है ना परियों की कथा में दानव। सही सुना, इस पात्र के बिना तो हर परी कथा होती अधूरी। देश की तथाकथित मुख्य धारा में तैरने वाला भीमकाय नुकीले पंजों वाला दानव। देश की तथाकथित मुख्य धारा में तैरने वाला भीमकाय नुकीले पंजों वाला दानव। ये मुख्य धारा एक बड़ी सी धारा जहाँ तैरते अनगिनत दानव चारे की तलाश में। ये मुख्य धारा एक बड़ी सी धारा जहाँ तैरते अनगिनत दानव चारे की तलाश में। रोजगार का सब्जबाग दिखा ये दानव इन परियों को नकली स्वर्ण पिंजरों में करते कैद, और शुरू कैदे परियों की अनवरत यातना। शोषण पर शोषण, आर्थिक मानसिक दैहिक शोषण के इतने चेहरे देख चुकी परियां बात जो होती किसी राजकुमार का। इस परी कथा में राजकुमार नदारद, ये वर्तमान की परी कथा जहाँ कोई राजकुमार नहीं होता। लुटी पिटी एक परी जब घर लौटी अपने अनुभव के टुकड़े। लुटी पिटी एक परी जब घर लौटी अपने अनुभव के टुकड़े परी बहन से बाटी। तब बहन तपाक से बोली, ये दानव हमारी लोक कथाओं का बकोक्सा है। यहाँ मैं बकोक का अर्थ बताना चाहूँगी। बकोक दरअसल निशी लोक कथाओं में चित्रित या निशी लोक कथाओं में वर्णित ये कहे कि जलाशय में निवास करने वाला एक राक्षस है, एक दानव है। हम मानते हैं कि जो वाटर बॉडीज होता है उसमें एक ये कहे कि उसमें एक स्पिरिट ये कहे एक बुरी शक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि दानवी शक्ति रहती है, जिसको हम बकोक कहते हैं। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। तब बहन तपाक से बोली, ये दानव हमारी लोक कथाओं का बकोक्सा है, जिनकी डरावनी किस्से दादी और नानी सुना कर हमें भेजा करती थी निंदिया रानी के पास। धन्यवाद। पायालिंचो यानी कि धन्यवाद निशी में पायालिंचो कहते हैं। धन्यवाद जमुना जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री चंद मोहन किस्कू जी। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। चंद मोहन किस्कू जी झारखंड के उन युवा साहित्यकारों में से हैं जो हिंदी एवं संथाली दोनों ही भाषाओं में अपनी कविताएं तथा कहानियां प्रकाशित कर चुके हैं। आजीविका के लिए वो भले ही रेलवे के टेक्निकल विभाग में कार्यरत हैं, परंतु शब्दों के जरिए आसपास की समाज की कोमल और मार्मिक भावनाओं को व्यक्त करना नहीं भूलते। इनकी प्रकाशित कविताओं एवं कथाओं की हिंदी तथा संथाली दोनों ही भाषाओं में लंबी फहरिस्त है। कुछ का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी। हिंदी में आदिवासी भारत, विश्व गाथा, फूलों की खेती, सबड़ नखा इत्यादि, और संथाली में है मुलूज लंदा,
फेसबुक, सिली इत्यादि चंद्रमोहन की स्तुति। सबको जोहार। मेरी पहली कविता, कर देना। पेट की आग से धुआं निकलता नहीं। हाँ महाशय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर का लाइट नहीं किया। इस गरीब बस्ती में प्रदूषण तो है नहीं, धुआं का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पेट में आग जलने पर भी धुआं तो बिल्कुल ठंडा है। आप छाती फुलाकर बोल सकेंगे अपनी मिशन की सफलता के किस्से। अब गंदी बस्ती के लोग पहले जैसे नहीं हैं, स्वच्छ और सभ्य हुए हैं। जंगल, पहाड़ के पेड़ और लता अब वे छूते नहीं हैं। प्रकृति के दुश्मन अब नहीं रहे। आप निकाल सकते हैं प्रेस नोट अखबारों में छपने के लिए। नगर के चौराहों में बड़े बड़े होर्डिंग टांग सकोगे, पा सकोगे इसके लिए बड़े बड़े बहुत सारे पुरस्कार। महाशय, आप अच्छे से जानते हैं इस बस्ती में बहुत दिनों से जला नहीं है चूल्हा, इसलिए तो लोगों की पेट में आग जल रहा है। महाशय, डरने की कोई बात नहीं है। पेट की आग से प्रकृति का दूषण होता नहीं, काला धुआं निकलता नहीं आसमान की ओर। दूसरी कविता, वक्त तो है, अब तो बच्चा छोटा है, खिलौना और मिठाई से ही बहल रहा है, और तुम निश्चिंत होकर काम कर पा रहे हो। पर कल जब वो बड़ा होगा, स्कूल जाने लगेगा, और स्कूल से लौटकर जब मांगेगा पुरखों के समय की जंगल, जब देखना चाहेगा शेर, भालू, सियार आदि, तब तुम क्या करोगे? उसकी मांग पूरी नहीं कर पाओगे। तुम्हें शर्म महसूस होगी जब वो जिद पकड़ेगा पहाड़ पर चढ़ने की, देखना चाहेगा हरे पेड़, खुले में सांस लेना चाहेगा, झरने के ठंडे पानी में स्नान करना चाहेगा, तब क्या करोगे सर को झुकाने के सिवा? अब तो वक्त है, बच्चा छोटा है, खोज सकोगे इसका समाधान, दे सकोगे प्रश्नों के जवाब, पहाड़ पर्वतों को बचा सकोगे, भविष्य को सुनिश्चित कर सकोगे। अब तो वक्त है, चाहोगे तो कल बच्चों के प्रश्नों का जवाब घूर घोलकर दे सकोगे, उसकी मांग प्यार के साथ दे सकोगे। अब तो वक्त है, बच्चा अभी छोटा है, रोपने से बीज पेड़ तो बनेगा ही। मेरी तीसरी कविता है, पेड़ लताओं के फूल। अब जंगल पर्वतों में पलाश फूल खिला है, लाल अति सुंदर, जैसे कोई फूल का आग जलाया है। देश के हर कोने में जंगल पर्वतों के पेड़ लताएं अब खड़े हुए हैं, सर ऊंचा कर, बंद मुट्ठी को आसमान की ओर दिखाकर मनुष्यों को होशियार कर रहे हैं। जो षड्यंत्र चल रहा है उन्हें उजाड़ने की, मनुष्यों के मन में श्रेष्ठ होने की जो चाहत फल फूल रहा है, उसके खिलाफ ही पेड़ और लताएं फूल का आरंभ किया है। सिद्धू कान्हू के जैसा फूल, इसलिए तो अब पहाड़ पर्वतों के पेड़ लताओं में फूल के रंग लाल लगा हुआ है। एक और कविता, मैं खेत में खलिहान में काम करता हूँ, ईट भट्टा में, प्रेशर मशीनों में काम कर पेट भरता हूँ। तुम्हारी भाषा मुझे आती नहीं, देह का रंग मेरा अलग है, इसलिए तुमने माओवादी करार दिया, आतंकवादी, चोर वगैरह कहकर प्रताड़ित किया। मैं जंगल पहाड़ों में फूटा छज्जा वाल की झोपड़ी में रहता हूँ। मैं माओवादी नहीं हूँ, आतंकवादी का अर्थ मुझे मालूम नहीं, और चोरी तो खून में ही नहीं है। तुम्हारे नज़र में मैं यदि माओवादी हूँ तो राम कैसे भगवान हुआ? वो भी तो जंगल में ही घर बनाया था, फल और कंदमूल खाकर ही जिंदा था।
सबको जोहार। धन्यवाद चंद्रमोहन किस्कू जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी नीतिशा खालको जी को। नीतिशा खालको जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। ये कवि तथा साहित्यिक आलोचक भी हैं जो यूट्यूब चैनल के द्वारा दलित, आदिवासी और स्त्री की समस्याओं पर समाज का ध्यान आकर्षित करने में अनवरत लगी हुई हैं। कई मोर्चों से ये लड़ाइयाँ लड़ती रही हैं, जैसे कि मुख्य मीडिया में आदिवासियों की समस्या, उनका दर्द, शिक्षण संस्थानों में सभी तबकों का सही प्रतिनिधित्व, सभी लेवल पे सामाजिक न्याय की मांग करती रही हैं। कम शब्दों में बोलें तो वो एक प्रखर विचारक ही नहीं, अपितु एक मजबूत एवं विचारशील आवाज़ भी हैं जो आज के हमारे आदिवासी समाज को दरकार है। नीतिशा खालको जी। सम्मान्य मंच और प्रबुद्ध श्रोतागण को मेरा फूल जोहार, नमस्कार, जय भीम और लाल सलाम। सबसे पहले सोनभद्र में हुए जनसंहार पर जो 11 आदिवासियों की हत्या की गई है और समाचार इसको जातीय हिंसा नहीं दिखा करके एक पूरी तरीके से सिर्फ भूमि विवाद का मामला दिखा रहा है। हम इस मंच की ओर से अपील करते हैं कि एक कंडेमनेशन वॉइस यहाँ से भी जाए और इसके साथ मैं अपनी बातचीत शुरू करूँगी। एक लंबी कविता से शीर्षक है अखबार या आसिफा। दरवाजे पे हुई थी तेज धड़धड़ाहट, कोई हाँफ रहा था। बाहर का शोर तेज हो रहा था और किसी की सिसकियाँ ऊंची नीची उतरती उखड़ती सांसें पूरी जोर से दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। समय देखा तो सुबह का उजियारा बस अभी हुआ ही तो था। यह तो अखबार वाले का समय है और इतनी सुबह अखबार का दरवाजे से टकराना अब तक तो धाप की ही हल्की सी आवाज़ सुनती आई थी, पर आज यह कैसी धड़धड़ाहट है जिसमें बेचैनियाँ और किसी की बदहवासी तक घुली हुई है। दरवाजे के उस पार और घड़ी दोनों को देखा गौर से दोबारा। कोई सपना तो नहीं देख रही, यह सोच खुद को चिकोटी काट जगाया। पर वाकई यह दरवाजे को पीटने की ही आवाज़ थी जो लगातार तेज हुए जा रही थी। मन आशंकाओं से घिरा जा रहा था। खिड़की खुली हुई थी तो उससे बस उजाले को भांपा। हाँ, दिन तो हो चुका है, पर दरवाजे में यह कौन है? आखिर खुद को संयमित कर दरवाजे तक पहुंची, छिटकनी तक हाथ बढ़ाया और धड़कते दिल से पूछा कौन हो सकता है बाहर। दरवाजे का धड़धड़ाना वही बदस्तूर जारी रहा। मन कहता कि शायद शहर में दंगे हुए हों या कोई ज़रूरतमंद बचने के लिए मेरे द्वारे आन खड़ा हो, या फिर ऐसी ही कई आशंकाएं अनहोनी जेहन को डुबोती उबारती दरवाजे के पार किसी जवाब व आवाज़ के इंतज़ार में आखिर मेरी हिम्मत ने छिटकनी खोल ही दिया। देखा हतप्रभ, आज भी अखबार ही है डोरमेट में पड़े हुए और उसमें से बाहर आती है आसिफा, चिल्लाती हुई, मुरझाई हुई, बदहवास। उसके चेहरे की हवाइयाँ कहने लगी, लोगों ने तो जनवरी में ही मारा, पर अप्रैल तक मैं बचने की कोशिश ही कर रही हूँ। इस विश्व के सबसे बृहत्तर लोकतंत्र से मुझे बचा लीजिए। मरना और बलात्कृत होना तो हम आदिवासी महिलाओं और मुस्लिमों की नियति बनती जा रही है। यहाँ तो राजनेताओं तक के भाषण उपलब्ध हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से बाहर निकाल रेप करो। पर दीदी, मैं तो महिला भी नहीं बन सकी थी। 8 साल का मेरा यह देह देखो, क्या वाकई इतना गदराया है कि नोचे कोई 8 दिनों तक, कि कोई निचोड़े और झकझोरे। मैंने तो अभी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को पहचाना तक नहीं था दीदी। आप कविताएं करती हैं ना, आप वाकई संवेदनशील भी होंगी। मैंने पूरी दुनिया को छोड़ आपको चुना अपनी बातें कहने को।
क्योंकि 30 की उम्र में भी आपको आज भी लोरियां ही पसंद आती हैं, है ना दी? यकीन है मुझे बेहतर से समझ पाएंगी आप मुझे। मैं डर से अपने घर कठुआ तक नहीं जा सकी। अम्मी अब्बू का दर्द बढ़ा हुआ है। उन्नाव वाली दीदी की तरह मैं अपने अब्बू को नहीं खोना चाहती। बहुत मुश्किल से उभरे हैं वो इस दुख से, शायद जाने मुझे देख कैसे लेते वो मुझे। इसलिए तो मैं आपको बताऊं दी, मेरी यह बदहवासी कब, कैसे और कहाँ से हुई। बकरवाल समुदाय में आते ही जानवरों के साथ घुमंतु जीवन जिया। कोई जमीन नहीं अपनी, सर्द और गर्मी में मौसमानुसार तराई तो कभी पहाड़ तो कभी मैदान। जीने की कोशिश में बस 8 ही साल तो गुजारे थे। कुछ लोगों को यह चलना फिरना पसंद नहीं आया। हमारा एक जगह पर बसे रहना जचा नहीं उन्हें। उन्होंने मुझे चुना। 8 साल 8 दिन मंदिर का गर्भगृह, हिचकियाँ, आंसू और एक लंबी चुप्पी। वह थर थर कांपती रही। आसिफा कहती रही और मेरी नजरें जड़वत हो उसके कहन को जैसे आत्मा तक महसूसती रही। मैं जान नहीं पा रही थी, क्योंकि जो घट रहा था वह न सच था ना ही छद्म, और वह मुझे छूने की कोशिश करती रही। बाहों में जकड़ कर शायद शांत होना चाहती थी, पर वह मुझे पकड़ नहीं पा रही थी। वह मुझे छू तक नहीं पा रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह रोते, आंसुओं में भीगते अखबार में ही जाकर चुपचाप समा गई। वह अखबार से बाहर आकर मुझसे बतिया गई। उसकी छवि जो अभी तक मुझे अपनी वेदना बता रही थी, अब वह खामोश कफन में लिपटी, असंख्य घावों से विद्रुप हो चुका चेहरा आदि सभी जैसे मरे होने पर भी सवाल कर रही थी। दरवाजे में वह धड़धड़ाहट अब भी बरकरार थी। अब रोज सुबह अखबार दरवाजे में दस्तक नहीं देते, ना ही एक धपकी आवाज़ होती है। अब वे रोज धड़धड़ाते हैं। रोज आसिफा आती है, बतियाती है और छूने की नाकाम कोशिश करती है, और यह कहकर वापस अखबार में समा जाती है कि अगली बार मुझे 33 करोड़ देववासियों की देवनगरी और देवभूमि में मत आने देना, मुझे जीने देना। आसिफा बकरवाल बन नहीं बल्कि आदमजात बनकर मात्र। धन्यवाद। इतना मार्मिक चित्रण आसिफा का आपने प्रस्तुत किया है, दिल भरा है। धन्यवाद नीतीशा जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्याम सी टुडू जी को। श्याम सी टुडू जी संथाली भाषा के युवा साहित्यकार हैं। इन्हें 2012 में इनकी संथाली काव्य रचना जला दस के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये दबांकी प्रेस करंडी में प्रकाशित बाई मंथली प्रतिष्ठित संथाली जर्नल पांजा के संपादक भी हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में संथाली भाषा शिक्षा तथा पुकाते हैं। संथाली भाषा के प्रचार प्रसार में अनवरत लगे रहते हैं। श्री श्याम टुडू जी। यहाँ प्रस्तुत सभी को जोहार। यमुना टुडू के लिए एक कविता है। यमुना टुडू को पेड़ लगाने के लिए और पेड़ बचाने के लिए पुरस्कार मिला है भारत सरकार की ओर से, पद्मश्री पुरस्कार। इसको लेकर के एक कविता है। अब जाकर यकीन हो आया कि धरती जरूर बचेगी। संतान के बदले में यदि छोटे छोटे पौधों को गोद लिया जा रहा है, कलाई पर बांधी जा रही है राखियाँ, अब जाकर यकीन हो आया कि धरती जरूर बचेगी। क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं और पेड़ पहाड़ सभी अभी
डेवलपमेंट के नाम से उजाड़े जा रहे हैं और कहीं पेड़ लगाए भी जा रहे हैं तो विदेशी पौधियाँ और देसी पौधों को काटा जा रहा है। इसलिए कविता है। खूंखार शेरनी के जैसे यदि अडिग है वो झपटने को, पेड़ और लकड़ी के माफियाओं को खदेड़ने को कस ली है कमर। कलेजे को लपेटी है लिबास में यदि, अब जाकर यकीन हो आया कि धरती जरूर बचेगी। 100 पुत्र एक पेड़ के समान, मंत्र गुंजित है मस्तिष्क में अगर, छाने लगी है हरियाली पठारों में, उजड़े पहाड़ और टीले में उगने लगे हैं जंगल अगर, अब जाकर यकीन हो आया कि धरती जरूर बचेगी। यमुना टुडू जैसे शख्सियत यदि हमारे बीच मौजूद है, पेड़ पत्तों संग वो नृत्य करने को पंक्तिबद्ध, और अब माँ बनी है उनकी, अब जाकर यकीन हो आया कि धरती जरूर बचेगी। इसके बाद है, अब के समय में जैसे लोग बाहर जाते हैं और एक के दूसरे से बिछड़ जाते हैं, दोस्त अपने दोस्त से या अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, उसी के ऊपर एक कविता है। दोस्त चिट्ठी मत लिखना मुझे, बचपन से दोस्ती का रिश्ता गांव के रिश्ते से हुए भाई, यौवन की शुरुआत में तुम कहीं चले गए कमाने, चिट्ठी मिली थी तुम्हारी, लिखी थी तुम्हारी बातें, दोस्त चिट्ठी मत लिखना मुझे मिलेगी नहीं। आज यहाँ तो कल कहीं, आज कंधे पर तो कल सर पर ढोकर, ऐसी ही बीत रहा है दिन मेरा। शहर में बिनता हूँ कहीं कूड़ा, फिर कभी खींचता हूँ ठेला, यहाँ वहाँ कम करता हूँ, दिन पर दिन जगह बदल बदल कर, ऐसे ही हमेशा। आज राजमिस्त्री हूँ कहीं तो कल सफाई वाला, पैसा है कम पसंद नहीं है ये काम, पर काम न करो तो मिलती है मार। सुंदर जो दिख रहा है दिल्ली की राजपथ, मुंबई की होटल ताज भी मैंने ही चमकाया है अपने हाथों से, इसी तरह काम करता हूँ, कभी यहाँ तो कभी कहीं और। पुरखों की ज़मीन हड़प लिए गए अब नहीं है हाथ में, इसलिए मेरे दोस्त चिट्ठी मत लिखना मुझे। इसके बाद किसान के ऊपर कविता है। ये समग्र भारत के किसानों के ऊपर है। भोर से पहले अगर कोई जाग रहा है, जान लो वह भारतीय किसान है। भूखा पेट खुले मैदानों को वह तैयार कर डालता है, तब जाकर नाश्ता वह करता है, पर बैलों को भोजन कराए बगैर कभी जोतता नहीं, नहलाए बगैर गौशाला में रखता नहीं कभी। पर्व जो मनाता है वह बड़ा पर्व बैल और गायों को समर्पित है, उनकी पूजा करता है, नाचता है, गाता है उनके साथ। पर्व में आंगन से स्वागत करता, उनकी रात जगे गाने सुनाता, भोजन और पकवान शरीर को सजाता, बजाता है संगीत, गीत भी गाता हर्षोल्लास से खुद के लिए भी। देश के लिए फसल उगाता, महीनों तक मेहनत करके अन्न जो वह फैलाता है, अमूल्य है उसके लिए, तभी तो वह मूल्य नहीं रखता। बाजार और हाटों में मोल भाव खुद नहीं करता, पर लोग मोल भाव करते लगते हैं उससे। कूड़ा और करकट से भी कम दाम में जब कोई लेना चाहता फल फसल उसका, रखता नहीं, वह फेंक देता है सड़कों पर उस कूड़े की तरह। हम जब होटल और रेस्तरां में उच्च दाम पर खाते हैं, बिल जो ही हो उसके टिप्स भी देते हैं ऊपर से, पर मोल भाव करते हैं उस गरीब किसान से। ऋण है भी तो उसका अति साधारण, महीना पर महीना, तगादा करते तुम थकते नहीं, और जो बैंक से उड़ा लेकर गया उसे तो कुछ नहीं कर पाए। भूमि पुत्र है वह धरती का, अधिकार नहीं मिला उसे, वह भारतीय किसान है जो अब फांसी के फंदे पर अपना हक जमा बैठा है। प्रदेश, ये भी एक बिछड़ने की कविता है। हेलो, कैसे हो? ठीक नहीं हूँ मैं, तुमसे दूर और अपने गांव से भी। यहाँ महकता नहीं महुआ की सुगंध, जंगली फूलों का भी सौंधापन नहीं है, केवल सुनने को मिलती है गाड़ियों की आवाज़, फैलती है दुर्गंध जला जला सा और धुआं से भर जाता है।
लोगों के बीच नहीं है मधुर संबंध, सहायता और सहयोग तो है ही नहीं। लेने को अतुर हाथ फैलाए रखते हैं। तुम मत आओ यहाँ, मोबाइल फ़ोन का टावर तो लगा है ना। अपने गांव में फ़ोन से ही जान लेंगे हम एक दूसरे का हालचाल। अब के बरस तो पार हो गया, मुलाकात होगी अगले महापर्व में। एक कविता है राजनीति। दुख होता है जब राजनीति के लोग अपना काम साधने के लिए गरीबों को ट्रक में लाद कर ले जाकर बैठा देते हैं भूखे प्यासे सरकारी दफ्तर के सामने। खाना भी देते हैं, किंतु धूल भरी जमीन पर हवा चलने पर पत्ते पर परोसा भात धूल से ढक जाता है। अंतिम कविता स्वतंत्रता स्वाधीनता। स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए हमारा भारत, क्या सच में हम स्वतंत्र हुए? मन में संदेह अब भी है। सड़क के किनारे सोए हुए उन लोगों को देखकर, कटोरा लेकर बैठे हुए उन लोगों को देखकर चट्टानों की तरह पीठ पसार कर जमीन खोदने वाले गांव एवं जंगल महल के उन नागरिकों को देखकर जिनके पानी, जल, बिजली, अस्पताल और खाने का ठिकाना नहीं। बच्चे कुपोषण से ग्रसित है। प्रति सप्ताह सुनते हैं भूखे मरने की खबर और इधर सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं। क्या यही स्वतंत्रता है? धन्यवाद। धन्यवाद श्याम टुडू जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी इस सत्र के अध्यक्ष महोदय श्री महादेव टोपो जी को। श्री महादेव टोपो जी झारखंड के साहित्यकारों, चिंतकों एवं कलाकारों के बीच अति परिचित नामों में से एक हैं। पेशे से ये बैंकर रह चुके हैं, लेकिन दिल और आत्मा से एक सामाजिक कार्यकर्ता से दिखते हैं। इनकी रचनाएं सभ्यों के बीच आदिवासी और जंगल पहाड़ के पाठ, हम आदिवासियों के विचलित जीवन के अति सूक्ष्म व्याख्यान नहीं तो और क्या है। इन्होंने झारखंड के बदलते इतिहास को बड़े नज़दीक से देखा है और समझा है। इनके बारे में और ज़्यादा जानने के क्रम में इन्होंने अभी हाल में एक वीडियो इंटरव्यू बनाई है जिसका नाम है चेंजिंग फेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि बहुत ही फेमस हो रहा है। इसे आप लोग ज़रूर देखें। और इसके साथ ही ये जो वीडियो इन्होंने बनाया है जाने माने कलाकारों, समाज सेवकों, साहित्यकारों और लीडरों के साथ है। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री महादेव टोपो जी को, जो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी को जोहार और प्रगतिशील लेखक संघ झारखंड को इस आयोजन के लिए बधाई और धन्यवाद। खास करके शेखर मल्लिक जी को क्योंकि वो बारागुड़ा में जब उनकी किताब पर चर्चा हो रही थी तो मैंने उनसे कहा था कि भाई ये आपने घाटशिला को भारत के नक्शे पर चर्चा पर लाया, ऐसा मैंने कहा था और उनको बधाई दी थी। और ये इस तरह का कार्यक्रम यहाँ घाटशिला में ये आयोजन कर उस प्रयास को और आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी दो छोटी कविताएं सुनाऊंगा, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहली कविता का शीर्षक है
ये कहाँ से आप क्यों हंसते हैं? आप क्यों हंसते हैं देखकर हमें? कम कपड़े पहनते हैं इसलिए? काले दिखते हैं इसलिए? जंगल बीच गांव में रहते हैं इसलिए? आपकी तरह पढ़ लिख नहीं पाते हैं इसलिए? आप क्यों हंसते? आइए, यहाँ आइए। जंगल का कौन सा पत्ता है या कौन सा पेड़ है या बताइए। जानिए जानिए, फुटकल भी दवाई है, रानू बनाते बूटियाँ भी, और भी अनेक ऐसे ही जंगल में हैं औषधियाँ। क्या आप बता सकते हैं या पत्ते इनके देखकर या जड़ें इनकी सूंघकर? रात को तारे देख बता सकते हैं हम समय, मकड़े चींटी को देख कर गतिविधि बता सकते हैं कब होगी बारिश या बदलेगा कब मौसम, बचा सकते हैं। जान भी सुनामी में जैसे बचे रह गए थे अंडमान में। आपका तो कंप्यूटर भी बता नहीं पाता मौसम का सही हाल। तो बताइए, आप किस बात पर हंसते हैं? आप मलबे की काली रोटी खाते हैं इसलिए? लताएं, कंदमूल, पत्ते जंगल के खाते हैं इसलिए? खाने लायक मांस खाते हैं इसलिए? हंसो हंसो हंसो, लेकिन हमें बताओ, आप हमसे बेहतर खाते और रहते हैं, आप हमसे बेहतर खाते और रहते हैं, बेहतर घरों में रहते हैं, तब भी आपका और हमारा खून लाल क्यों है? आप भी मरते हैं, हम भी मरते हैं, जलकर या गलकर इसी धरती में समा जाते हैं। तब भी मेरे भाई आप मुझ पर हंसते क्यों हैं? दूसरी कविता है, जंग लगे तीरों पर नहीं धार लाने का गीत। तुम्हारे जजुर गीत सुनकर, ये जजुर गीत है जो खास करके सरुल के बाद में गाया जाता है नई आसपास में। तुम्हारे जजुर गीत सुनकर झूमती नहीं है स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, कोयल, कारो और न कन्हर, और न ही तुम्हारे नगाड़ों, ढोलों, मांदरों की ताल से ताल मिलाकर जाता है दामोदर। क्योंकि इन सारी नदियों के बंध गए हैं हाथ पैर या बंध रहे हैं छड़ सीमेंट की जंजीरों से। ताकती है आशा भरी निगाहों से, ताकती है आशा भरी निगाहों से आज स्वर्ण रेखा, कोयल, कारो, दामोदर, मयूराक्षी तुम्हारे जंग लगे तीरों की ओर, और तुम हो के गिटार की धुन पर मटका रहे कूल्हे, फिरका रहे पाँव सरहुल के जुलूस में। मिलेगा नहीं इससे तुमको कभी आत्मबल, और न कभी होगा कभी इससे तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान। बेहतर है रचो नया कोई गीत जरूर, कैद होती स्वर्ण रेखा, कोयल, कारो, कन्हर, दामोदर की मुक्ति का, स्वयं को जानने पहचानने का, और जंग लगे तीरों पर नई धार लाने का। तो ये दो कविताएं, इसके माध्यम से मैं ये कविता पाठ